जेडीयू का दावा, नीतीश को पीएम पद का ऑफर। विपक्ष से पीएम पद का ऑफर मिला, यह जेडीयू की तरफ से कहा गया है। नीतीश ने पीएम पद का ऑफर ठुकराया। हम 5 साल एनडीए के साथ रहेंगे। एक अखबार के इंटरव्यू में जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा। केसी त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था विपक्ष की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा है कि एनडीए के साथ हम 5 साल रहेंगे। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? पीएम पद का ऑफर लेकिन नीतीश ने ठुकराया, इस बयान के क्या संकेत हैं? देखिए, केसी त्यागी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनका जो बयान है वो पार्टी लाइन का बयान माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जब केसी त्यागी ने ये कहा कि हम अग्निवीर योजना की समीक्षा हो ये चाहते हैं, तो वो पार्टी की लाइन थी, पार्टी का विचार था। ऐसे में अगर आज ठीक 24 घंटा पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है और एक मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो कल सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से उन्होंने कहा हम पूरे तौर पर साथ हैं और प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा, उसके ठीक पहले ये दावा करना कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर था, ये बात जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहता है। कांग्रेस ने भी ये संकेत दिए थे कि हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे, लेकिन अब ये खुलासा केसी त्यागी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर था, लेकिन ऐन वक्त पर ये बयान देने का कहीं ना कहीं मायने और मतलब ये निकाले जा रहे हैं कि भले नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वो करेंगे, कहीं किसी मंत्री पद की मांग जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ठीक पहले इस बयान का मायने मतलब ये है कि अपनी पार्टी अपने 12 सांसदों की कीमत वो बताना चाहते हैं कि उसका उनकी क्या वैल्यू है। नीतीश कुमार अगर इस वक्त एनडीए के साथ हैं तो किस त्याग के बाद वो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 3 से 4 मेरी जो सूत्रों की जानकारी है उसके अनुसार नीतीश कुमार 2 कैबिनेट और 2 एमओएस, पहले ये माना जा रहा था कि 3 मंत्री उनका दावा बनता है, लेकिन फिलहाल अगर 2 कैबिनेट होता है और 2 एमओएस तो अपने नेताओं को क्षेत्रीय संतुलन और जो जातीय संतुलन यहाँ पर बनाने की कोशिश होती है मंत्रिमंडल में, वो जेडीयू के अंदर भी बनाई जा सकती है। और इसी संदर्भ में इस बयान और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया ब्लॉक की तरफ से था। आज इस खुलासे का मतलब कहीं ना कहीं ये निकाला जाएगा कि जेडीयू की महत्ता को बताने की ये कोशिश केसी त्यागी की तरफ से हो रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुपेश बता रहे हैं किस तरीके से जेडीयू की ओर से बड़ा दावा कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री पद का जो ऑफर है वो ठुकराया गया नीतीश कुमार की ओर से। अब आपको सुनवाते हैं कि इंडिया में वापसी पर जब TV9 ने केसी त्यागी से सवाल किया तब उन्होंने क्या जवाब दिया। इंडिया गठबंधन की जो नींव थी वो नीतीश कुमार ने ही डाली थी, इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए हैं। जिन कारणों की वजह से नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को छोड़ा था, उन्होंने इसका निर्माण किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको उनकी मजबूरी समझा और उनको अपमानित करने का प्रयास किया। अगर कांग्रेस का रुख लचीला रहता है तो? हमारा रुख लचीला नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शिवसेना सांसद नरेश महस्के का बड़ा दावा, संपर्क में उद्धव गुट के 2 नवनिर्वाचित सांसद, 4 और सांसद जल्द ही संपर्क करने वाले हैं। शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं सांसद, एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं सांसद। लोगों को अभी पछतावा हो रहा है, इसीलिए जो चुन के आए हुए आमदार है, नगर सेवक है, खासदार अभी डर गए हैं कि हमारा मूल वोटर, मूल कार्यकर्ता हमसे दूर जाएगा। इसीलिए 2 खासदार आमदार भी चाहते हैं, उन्होंने भी एकनाथ शिंदे साहब से कांटेक्ट किया है, नगर सेवकों ने कांटेक्ट किया है। वो तो निर्णय लेंगे शिंदे साहब, लेकिन जो 2 खासदार ये 2 दिन में शिंदे साहब से कांटेक्ट किया, हमें आपके साथ आने का है, हमारे चुनाव क्षेत्र में काम होना चाहिए, इसीलिए भी हमें आपके साथ आने का है, विकास होना चाहिए। मोदी साहब विकास पुरुष है, फिर से एक बार वो पंतप्रधान होना चाहिए। और 4 लोग वो लोग अपने साथ में लेके आने हैं, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली और जल्द ही वो लोग एकनाथ शिंदे साहब को पाठिंबा देंगे। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद को आप सुन रहे थे। राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, ये जो दावा किए जा रहा है नरेश महस्के की ओर से, इसमें कितना दम है? कह रहे हैं कि 4 और ऐसे सांसद हैं जो कि संपर्क साध चुके एकनाथ शिंदे के साथ, एनडीए में आना चाहते हैं।
देखिए, नरेश मस्के के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि नरेश मस्के सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता नहीं रह गए हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। नरेश मस्के ठाणे से सांसद चुने गए हैं और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी हैं, ठाणे में ही रहते हैं। वहीं से अपनी राजनीतिक जब कैरियर की शुरुआत की थी तो नगर सेवक से लेकर अब सांसद बन गए हैं। ऐसे में नरेश मस्के अगर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2 सांसदों ने सीएम एकनाथ शिंदे को संपर्क किया, तो निश्चित तौर पर, पुख्ता तौर पर कुछ न कुछ ऐसी पर्दे के पीछे राजनीतिक खिचड़ी पक रही है जिसकी बात नरेश मस्के कह रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ में दोनों सांसद, 4 और सांसदों को लेकर आएंगे। अगर ये बात सच होती है भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में, तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी तक अपने सेलिब्रेशन के दौर से बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि उन्होंने 23 सीटें लड़ी, उसके बाद जीते सिर्फ 9 हैं, और एकनाथ शिंदे की टीम ने, पार्टी ने महज 15 सीटें लड़ी और 7 सीटें जीतकर लाई। तो एकनाथ शिंदे का जो स्ट्राइक रेट है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से कहीं ज्यादा है, यानी कि लोगों ने इस पार्टी को, एकनाथ शिंदे को बतौर नेता महाराष्ट्र में स्वीकार किया है। जो वोट परसेंटेज है वो भी एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे से ज्यादा है, विनिंग स्ट्राइक रेट ज्यादा है। तो ऐसे में जो शिवसेना माइंडसेट के नेता हैं, भले उद्धव ठाकरे, तो ये दावा जरूर किया जा रहा है शिवसेना सांसद तरफ से। हालांकि ये भी देखना होगा कि कैसे जो एनडीए है उसको बड़ा झटका ही महाराष्ट्र में देखने को मिला सीटों के लिहाज से। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताया, बांग्लादेश की पीएम नई दिल्ली पहुंची हैं शेख हसीना। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। कल शाम 7:15 पर पीएम मोदी का शपथ ग्रहण होगा बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार। और इसको लेकर तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो दिल्ली पहुंच गई है। विशेष आमंत्रण दिया गया है पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, और उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है, और वो अब दिल्ली पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू हो गया है। इस समारोह में करीब 7,000 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है, और इसके लिए आज से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल कल भारत आएंगे। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो शपथ ग्रहण की तैयारियां लगातार चल रही हैं। 7,000 लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। दरअसल 4 जून को नतीजे आने के बाद से लगातार इसकी तैयारियां चल रही हैं। 4 जून को एनडीए को 293 सीटें मिली, तो 5 जून को मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 7 जून को मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, और अब 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण से पहले मोदी की बड़ी बैठक को लेकर अपडेट मिल रहा है। मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा की ये बैठक, शपथ की तैयारी और मंत्रिमंडल पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। पहले अमित शाह के घर पहुंचे थे जेपी नड्डा। नई सरकार के गठन से पहले मंत्रालयों को बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले जेपी नड्डा आज अमित शाह के घर पहुंचे। इसके बाद दोनों नेता पीएम आवास पहुंचे। कल जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा ने सहयोगी दलों के नेताओं से अलग अलग बात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को एक एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया गया है। कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को
उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं। एनडीए के घटक दलों से कोऑर्डिनेशन का काम बीजेपी के 4 नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल को सौंपा गया है। ये 4 नेता ही घटक दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे और उनकी बातों और मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण होने वाला है। पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है, लेकिन इस बीच बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी चल रही है, जिसमें राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग हो सकती है। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने भी नतीजों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में उनके दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं है। वहीं अखिलेश यादव भी अपने नवनिर्वाचित 37 सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं और कोलकाता में ममता बनर्जी ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ साथ राज्यसभा सांसदों की भी बैठक बुलाई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। 9 और 10 जून के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बाकायदा यह आदेश सामने आया। दिल्ली में कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी दिल्ली आ रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि इस दौरान विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में सेंधमारी की साजिश रची जा सकती है, जिसके चलते दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में कल होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 9 और 10 जून को लेकर विशेष आदेश जारी किया है। पूरी दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। 9-10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। 2 दिन ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर भी रोक रहेगी। शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां यहां तैनात होंगी। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की तैनाती भी की जाएगी। यह आदेश 10 जून शाम तक लागू रहेगा। खबर है कि विदेशी मेहमान जिन रास्तों से गुजरेंगे उन रास्तों पर स्नाइपर तैनात रहेंगे। इसके अलावा सभी इलाकों की ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कई रूटों में बदलाव भी किया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए, देखिए टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर रविवार को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 9000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। सार्क देशों के शीर्ष नेता भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और इस लिहाज से दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में रविवार को यह भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रही है ताकि राष्ट्रपति भवन में 9000 से ज्यादा अतिथि पूरी तरह सुरक्षित रहें और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रपति भवन के आसपास अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की 5 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। जिन होटल में ये जो सार्क देशों के शीर्ष नेता आएंगे वहां के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनको बाकायदा एक स्पेशल रूट दिया जाएगा। 15 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जून के तीसरे हफ्ते में संसद सत्र, 22 जून तक खत्म हो सकता है पहला सत्र। जानकारी के मुताबिक शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। नया मंत्रिमंडल करेगा सत्र पर अंतिम फैसला। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 8, 15 और 22 जून को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। खबर यह भी आ रही है कि 15 जून के आसपास संसद के नए सत्र की शुरुआत होगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद चुने गए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का काम 2 दिनों तक चलेगा। उसके बाद लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। सत्र कब तक चलेगा और कितने दिन का होगा, इस पर आखिरी फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय भी कराएंगे। सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना है।
और शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी का काशी दौरा भी होने वाला है। 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी 11 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मत देने के लिए काशी के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। पीएम मोदी बरेका ग्राउंड में आभार काशी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें 50,000 से ज्यादा काशी वासियों को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से जीत के बाद वहां की जनता से संवाद करेंगे और भविष्य की योजनाओं पर बात करेंगे। पीएम के वाराणसी आने का अभी आधिकारिक प्रोटोकॉल तो नहीं आया है, लेकिन प्रारंभिक सूचना पर सरकारी मशीनरी सक्रिय हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही बीजेपी नेता आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं। एसपीजी की एक टीम वाराणसी पहुंच गई है, जिसका आज बरेका में कार्यक्रम स्थल से लेकर पीएम के रूट का निरीक्षण का कार्यक्रम है। पीएम मोदी इससे पहले 2014 और 2019 में भी जीत के बाद वाराणसी के लोगों के बीच पहुंचे थे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। और देखिए, नीतीश कुमार पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी एक बयान निकलकर सामने आ रहा है। 2025 का चुनाव नीतीश की अगुवाई में लड़ा जाएगा, मंत्रालय को लेकर चर्चा चल रही। सम्राट चौधरी का यह बयान, जेडीयू से हमारा मजबूत गठबंधन आगे भी रहेगा। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से आप देखते हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आगे भी करेंगे। नहीं, लेकिन ये यहाँ से लेकर अचानक ऐसी परिदृश्य उभरी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि जदयू बिल्कुल बीजेपी के लिए हमने पहले से गठबंधन किया की बात किया, हम लोगों ने पहले गठबंधन किया है, ये तो सोचिए। उधर ओडिशा में 10 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसे लेकर किस किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, दिखाते हैं आपको। तस्वीरें भुवनेश्वर की हैं, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल लगाया जा रहा है। ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके चलते तैयारियां भी भव्य स्तर पर चल रही हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर करने में कामयाब रही है। 147 सीटों वाली उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीजेडी को 51 सीटों पर ही जीत मिली। बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकार में केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रदेश की गरीब जनता को नहीं मिल पाया, जिसे बीजेपी सरकार के दौरान लागू किया जाएगा। गरीब है, यहाँ का आदिवासी लोग हैं, यहाँ का जो जंगलजात वनोपज है उसको कैसा बिक्री होगा, आदिवासी लोगों का डेवलपमेंट कैसा होगा। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। बीजेपी ने उड़ीसा लोकसभा के 21 में से 20 सीटें जीती हैं। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि बीजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस की बैठक में चुनाव नतीजों की समीक्षा हो रही है। इंडिया के लिए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस बैठक में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होनी है। महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये अपडेट आपके लिए कि CWC की बैठक में खड़गे का बयान, बैठकों में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया गया है। इसके अलावा कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए राहुल को धन्यवाद किया गया है। CWC की बैठक में खड़गे की ओर से कहा गया, अमेठी रायबरेली में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी को धन्यवाद किया गया। टीम के तौर पर काम करने वाले सभी साथियों का धन्यवाद भी किया गया। तो जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद खड़गे का ये बयान। मणिपुर में न्याय यात्रा शुरू हुई, वहां दोनों सीटें हमने जीती। बैठकों में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी को धन्यवाद भी इस बैठक में दिया गया। और बड़ी खबर है, आज शाम 5:30 बजे होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने की मांग होगी। सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी मांग। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का होगा चुनाव। सोनिया गांधी का चेयरपर्सन चुना जाना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतकर उत्साहित है। पार्टी अब नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। ये बैठक संसद भवन में होगी। इसमें कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा। सोनिया गांधी अभी कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन हैं और इस पद पर दोबारा उनका चुना जाना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक खबर है
आज की इस बैठक में कांग्रेस के तमाम सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाए जाने की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता पद का मतलब नेता विपक्ष होगा, यानी नए सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने की मांग करेंगे। अब राहुल गांधी इस पद के लिए तैयार होते हैं या नहीं, उन पर निर्भर करेगा। कांग्रेस संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदन में नेता नामित करने का अधिकार कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन को होता है। नई सरकार के शपथ ग्रहण और संसद सत्र से पहले इस बैठक में नव निर्वाचित सांसदों को संसद के अंदर और बाहर जनहित से जुड़े मुद्दों को कैसे उठाया जाए, उस रणनीति पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने क्या कहा, ये आप सुनिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस का रिवाइवल में अभी पास तीन साल में राहुल गांधी जी का मेहनत, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल में गए और लोगों से बहुत लाखों करोड़ों लोगों से मिले थे और प्यार और मोहब्बत का बात की है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इम्फाल से मुंबई तक का यात्रा सफर था, उसमें भी राहुल गांधी ने 5000 किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल किए, लोगों से लाखों लोगों से मिले थे। और इसी कारण पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा एक मोमेंटम बना, एक नैरेटिव बना और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा जीत हुआ। और इसलिए हम लोगों का कांग्रेस एमपीज का यही सोच है कि मीन्स राहुल गांधी जी हमारा नेता है, ग्राउंड में लोगों का नेता है, जन नायक है राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जी अभी ऑपोजिशन लीडर भी बनना चाहिए और राहुल गांधी जी फ्लोर लीडर भी बनना चाहिए। और असम के धुबरी से कांग्रेस सांसद रकीबुल हसन ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। रकीबुल हसन से टीवी 9 ने बातचीत किया, ये सुनते हैं क्या कहना। रकीबुल साहब, वो रैली मुझे याद है, मैं वहां मौजूद था और आप 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, अजमल हारे, क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट में क्लियरली है कि हम फर्स्ट है, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट है, किसी को दूसरे को दिखाना है, नहीं दिखा रहा है। हम चैनल के बारे में हम लोग यहाँ आए हैं तो थोड़ा बहुत तो जो ज़मीन पे लगा हुआ वो तो बोलना होगा ना हमको। इसीलिए आप देखिए जो हमारा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का मन इतना ठीक नहीं है। दिल्ली में आए हैं, कल हम देखा है, मन ठीक नहीं है। वो डिब्रूगढ़ कंस्टिट्यूंसी है आसाम में, वो बीजेपी जीता है, जितना खुश है। बदरुद्दीन अजमल हार गया, उससे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो कम्युनल पॉलिटिक्स असम में ख़त्म हो गया, काम करके अभी जितना होगा। यही सबसे बड़ी बात है। हम आपका जरिए धुबरी जो वोटर है, जिसने हमको वोट दिया, जिसको हमको वोट नहीं दिया, सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। क्या आज आप भी कहेंगे, अभी भी कहेंगे कि बदरुद्दीन अजमल और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच एक अंदर खाने दोस्ती थी? कौन हम कह रहे हैं? आपका चैनल कह रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा खुद कह रहे हैं कि हमारा दोस्त है। और इस बीच बड़ी खबर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक को लेकर। नवनिर्वाचित सांसदों के साथ 1:30 बजे बैठक। सभी 37 सांसदों के साथ अखिलेश का ये मंथन। जीत के बाद समाजवादी पार्टी ऑफिस में सांसदों के साथ चर्चा। बड़ी खबर मिल रही है। शिवपाल यादव ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा है कि सभी वर्ग के लोग बीजेपी को हराना चाहते थे। अखिलेश यादव में नेताजी के गुण हैं। अखिलेश यादव नेताजी के सपने को आगे बढ़ाएंगे। आज विधानसभा का चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाले नतीजे थे वो उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के नतीजों में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इस विषय पे। सर, ये बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी आपकी बनकर सामने आई उत्तर प्रदेश में, क्या पीडीए का जो जादू था वो चल गया? देखिए, इस चुनाव में जो अवैध चीज़ें बांटी गई हैं, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी चुनाव में किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव, जो सीधा सीधा चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया था और ये सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते थे। तो वही हुआ है चुनाव में। तो सभी वर्ग के लोगों ने, आपने देखा होगा हमारे जो सांसद जीत के आए हैं, सभी वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोगों को टिकट भी दिया।
देखिए, जो आपने सवाल उठाया है पीडीए का, पीडीए के लोग भी जीते, इसके साथ साथ सवर्ण लोग भी जीते हैं। जिसको भी टिकट दिया है तो सभी वर्ग के लोग, हमारे जो 37 सांसद जीते हैं उसमें सभी वर्ग के लोग, और सभी वर्ग के लोगों ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को वोट किया है। शिवपाल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश में, तो क्या अखिलेश जी नेताजी की छवि से निकल गए? अब ये तो स्पष्ट हो गया है ना। देखिए, हम लोग नेताजी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो जो नेताजी के विचार और जो नेताजी के आदर्शों पर हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है, तो निश्चित अब तो हो ही गया है कि नेताजी की तरह ही अब प्रखर हो चुके हैं अखिलेश यादव। तो उन्हीं के आदर्शों पर चल कर के हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर आज यह चुनाव 7 हो गया होता विधानसभा का, तो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की। और वहीं बदायूं के नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी सांसद आदित्य यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए। टीवी 9 से बातचीत में आदित्य ने और क्या कहा, आप ये देखिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये मुहिम चलाई पीडीए की, जिस तरीके से सभी उन पिछड़े समाजों को, जिनकी आज के समय पर राजनीति में कोई बात नहीं करता है, उनको आगे ले जाने की बात की, मैं समझता हूँ इसका बड़े तौर पे समाजवादी पार्टी को इसका फ़ायदा मिला है और समाजों को, सभी समाजों को एक विश्वास भी मिला है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी संसद से लेकर विधानसभाओं में उनके समाज की और उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज बैठक है अभी आप लोगों की कुछ ही देर में अखिलेश जी के साथ में, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, बैठक में जाने वाले हैं? पहली बैठक होगी इस बार आपकी। देखिए, सभी सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने बुलाया है और हम लोग का मानना है कि आगे हम लोगों को किस तरीके से लोकसभा के अंदर काम करना है, विपक्ष के रूप में बैठकर किस तरीके से लोगों की, जनता की आवाज़ को उठाना है और एक संग होकर पूरे इंडिया गठबंधन को किस तरीके से काम करना है, उसको लेकर ये बैठक है। आगे की क्या रणनीति रहेगी ये समय बताएगा, लेकिन हमें निश्चित तौर पे पूरा भरोसा है कि इस बार संसद के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी जोर से और मजबूती से सभी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगी। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें तरह तरह के स्लोगन लिखे हैं। लखनऊ से देखिए टीवी 9 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर पूरा जो सपा कार्यालय है वो पोस्टरों से पटा पड़ा है, लेकिन इन सभी पोस्टरों के बीच में एक खास पोस्टर आपको नजर आ जाएगा। ये पोस्टर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है अयोध्या को लेकर और अखिलेश यादव को सभी का बताया गया है, साथ ही अयोध्या के जो सांसद, जो नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं अवधेश कुमार, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो नतीजे आए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाला नतीजा था वो अयोध्या का था। अयोध्या में सपा के उम्मीदवार जो अवधेश कुमार है उनको वहां की जनता ने चुना था और जिस तरीके से अब सपा के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि अयोध्या के अवधेश कुमार को दिखाया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपी हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट में 78 लोगों के नाम हैं। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा निजी कंपनी समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने चार्जशीट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया है जहां कथित तौर पर लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने जमीन के बदले में भर्ती करवाई थी। सीबीआई को 6 जुलाई तक इस मामले में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि सीबीआई 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करे। कोर्ट ने सीबीआई पर हर तारीख को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी
नाराजगी भी जताई थी। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन दिलाने के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के हिसाब से नहीं थी। बिहार के पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लालू यादव का भी पैर छूना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप देश के पीएम हैं, आप नीतिगत बात और रोजगार पर बात करिए तो ज्यादा अच्छा है। गरीबों की बात करिए, गरीबी खत्म करने की बात करिए, हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़िए। मेरे ख्याल से एक ही उम्र है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की। फिर भी यदि बिहार नीतीश जी पैर छू रहे हैं कि उन्होंने आज भी अपने बिहार के संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखा है, मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी हर ऐसे बुजुर्ग और गरीबों का भी पैर छुए जैसे मोदी जी का पैर छुए। मैं इससे ज्यादा नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां मुर्शिदाबाद में एक व्यापारी से मारपीट की वारदात सामने आई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा और सियासी संग्राम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मारपीट की ये सीसीटीवी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के महाजन पट्टी इलाके की है, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता एक दुकान में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग एक दुकान की तरफ जाते दिख रहे हैं। एक शख्स के हाथ में डंडा है। दुकान में घुसते ही दोनों दुकानदार से मारपीट शुरू कर देते हैं। व्यापारी की पिटाई करने के बाद दोनों आरोपी वापस लौट जाते हैं। पीड़ित दुकानदार ने सालार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का दावा है कि इलाके में टीएमसी के खराब प्रदर्शन की वजह से उसे निशाना बनाया गया है। कांग्रेस और बीजेपी बेশি লিড পেয়েছে, এবার সেই জন্য ভেবেছি যে এই ভোটগুলো আমি করিয়েছি, সেটাই হলো মেন কারণ। আমি বিগত 5 বছর আগে বিজেপির হয়ে প্রচার করেছিলাম, সেটা আগের ঘটনা, কিন্তু তারপরে তো আর কিছু করি নাই, তো নিজে ব্যবসায় করছি আর বাড়িতেই থাকতাম। তো ওরা ভেবেছে যে এবছরের আগে আমি প্রচার গিয়েছি, তো এইটাই আক্রোশ আমার প্রতি। और दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर राज्य सरकार ने हरियाणा पर साजिश का आरोप लगाया है। क्या है दिल्ली सरकार के नए आरोप, 60 सेकंड्स में देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी का टैंकर आते ही क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी लोग टैंकर के पीछे इसी तरह से भागते नजर आते हैं। यहाँ लोगों को रोजाना 3 टैंकर पानी की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही टैंकर पानी मिल रहा है। पानी नहीं भर पाता, रोज लड़ाई होता पानी के लिए, सही से पानी नहीं मिल रहा। कितना टैंकर आता है पानी का? एक ही देता है भर दिन में। वहीं दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ भी टैंकर के इंतजार में लोग घंटों इंतजार करते हैं। यहाँ भी पानी की सप्लाई में कटौती से लोग नाराज हैं। दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली के वजीराबाद वाटर प्लांट का जायजा लिया और दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। वाटर लेवल पिछले 4-5 दिन में हरियाणा लगातार घटाती आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जहां पे समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा षड्यंत्र करके पानी का स्तर गिरा रहा है कि कल को अगर हिमाचल एक्स्ट्रा पानी दे भी दे, फिर भी शायद दिल्ली के पानी की पूर्ति ना हो पाए। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू के हाईवे से लेकर संवेदनशील इलाकों तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस साल यात्रा 52 दिनों तक चलेगी और 19 अगस्त को खत्म होगी। अगले एक हफ्ते में देश के कई राज्यों में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएंगी। जम्मू कश्मीर में इस साल करीब 50,000 अर्धसैनिक बल पहले से ही मौजूद हैं। आने वाले दिनों में 20,000 अर्धसैनिक सुरक्षा के जवानों को जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। इनमें CISF, CRPF, ITBP के जवान शामिल हैं। ये सभी कंपनियां जम्मू पुलिस कंट्रोल में रिपोर्ट करेंगी और इसके बाद इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा।
अर्धसैनिक बलों की तैनाती सिर्फ अमरनाथ यात्रा रूट आधार शिविरों पर ही नहीं होगी, बल्कि सीमांत इलाकों में भी होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान सीमा पार से अक्सर आतंकी घुसपैठ की चुनौती रहती है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप में 20 जून तक सभी कार्य खत्म होने के निर्देश दिए हैं। पहली बार यात्रा के रूट 5G फाइबर नेटवर्क से लैस होगा। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दिग्गज प्रोड्यूसर और हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज सुबह उनके निधन की खबर सुनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। एस राजमौली से लेकर कई साउथ की जानी मानी फिल्म हस्तियां उनके आवास पर पहुंची और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामोजी राव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि रामोजी राव के निधन से बहुत दुखी हूं। वो दूरदर्शी थे और भारतीय मीडिया में क्रांति लेकर आए। उनके योगदान ने पत्रकारिता और फिल्मी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। उनके अथक प्रयासों की वजह से उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इनोवेशन और एक्सीलेंस को लेकर नए मानक तय किए। रामोजी राव दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी रामोजी फिल्म सिटी के मालिक थे। सिनेमा जगत में अहम योगदान के लिए उनको नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। रामोजी राव ने आज तड़के 3:45 पर हैदराबाद में अंतिम सांस ली। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 5 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।